आप ये सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी के मामले में अमेरिका कहां से आ गया, अमेरिका क्या करेगा भाई, अमेरिका का क्या मतलब, राहुल गांधी की सांसदी, उनका बंगला कैसे बचा सकता है। लेकिन दिक्कत यही है, जहां अमेरिका को कोई मतलब नहीं होता वहां भी वो अपनी टांग अड़ाने से बाज नहीं आता। अमेरिका ने आज कहा कि वो भारतीय कोर्ट में चल रहे राहुल गांधी के केस पर नजर बनाए हुए। राहुल गांधी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता है वेदांत पटेल, वो भाई साहब ने कहा कि कानून का शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र का आधार होता है। हम भारतीय अदालतों में राहुल गांधी के केस को देख रहे हैं। अरे कहा है देख रहे हो, किसने बोला तुमको देखने के लिए। अच्छा, इतना ही नहीं, यह अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी राहुल गांधी पर जवाब देते हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारी साझेदारी है, इस साझेदारी में हम लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों की रक्षा और बोलने की आजादी के महत्व को हाईलाइट करते रहते हैं। अमेरिका ने यह भी माना कि वो भारत में विपक्ष के नेताओं के साथ संपर्क में है। सुनिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। Briefly, is it engaging with the government of India? How about with Mr. Gandhi himself? Is the United States still engaging with him as the opposition leader? I don't have any specific engagements to read out, Sean, but as I'm sure you know, someone who's covered this department for some time, it is normal and standard for us to engage with members of opposition parties in any country where we have bilateral relationships, but I don't have any specific engagement to read out. यानी अमेरिका कह रहा है कि वो राहुल गांधी के केस पर नजर बनाए हुए। बॉस, अमेरिका का क्या लेना देना राहुल गांधी के मामले से। इससे तो राहुल गांधी पर यह आरोप ही मजबूत होते हैं कि उन्होंने भारत में लोकतंत्र बचाने के नाम पर अमेरिका जैसे देशों से जो मदद मांगी थी, जो बीजेपी कह रही है कि इनको माफी मांगनी चाहिए। भाई, राहुल गांधी इस आरोप से इनकार कर चुके हैं कि उन्होंने ऐसी कोई मदद नहीं मांगी। लेकिन जब अमेरिका खुद राहुल गांधी के मामले में अपने आप को इंटरेस्ट दिखा रहा है, कह रहा है कि हम देख रहे हैं, तो आज तो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा मौका था। आज तो कम से कम राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर खड़े होकर कहते कि हेलो अमेरिका, ये हमारे देश में हमारी अपनी पॉलिटिक्स चल रही होगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुम हमारे यहां नजर रखोगे और तुम देखोगे कि राहुल गांधी का क्या हो रहा है या मेरे साथ क्या हो रहा है। आज राहुल गांधी के पास मौका था कि वो साबित कर देते कि उन्होंने विदेशी ताकतों से, विदेश की सरकारों से कोई मदद नहीं मांगी जो बीजेपी आरोप लगा रही। कह देते खड़े होकर, एक ट्वीट ही कर देते कि शट अप अमेरिका, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं हमारे देश के अंदर के मामले में। लेकिन कोई ट्वीट ही नहीं आया, कोई बयान ही नहीं आया। राहुल गांधी के केस पर नजर रखने में व्यस्त अमेरिका को अपने घर के अंदर भी नजर रखनी चाहिए। राहुल गांधी ने तो याद नहीं दिलाया, मैं याद दिलाता हूं। मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की बड़ी बड़ी बातें करने वाला अमेरिका खुद अपने ही देश में छोटे छोटे बच्चों को नहीं बचा पा रहा। भाई, तुम यहां राहुल गांधी का केस क्या देखोगे। अमेरिका में फिर एक स्कूल में शूट आउट हुआ है। इस शूट आउट में 3 बच्चों समेत 7 लोग मारे गए। यह घटना अमेरिका के टेनेसी राज्य के नैशविले में एक ईसाई स्कूल में हुई। स्कूल में ताबड़तोड़ गोलियां चलाने वाली एक 28 साल की लड़की थी, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। मरने वाले बच्चों में 3 9 साल के बच्चे थे। एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर था, एक टीचर, एक कस्टोडियन था। फायरिंग के वक्त स्कूल में 200 बच्चे मौजूद थे। अमेरिका के स्कूल में शूटआउट का वीडियो भी सामने आया है। इसमें 28 साल की महिला ऑड्री हेल दिख रही है। यह देखिए उसकी तस्वीर, कैसे बंदूक लेकर वो चल रही है। 200 बच्चे स्कूल में। पुलिस ने ऑड्रे की पहचान एक ट्रांसजेंडर के तौर पर की है। वीडियो में दिख रहा है कि हमलावर एक कार से स्कूल पहुंचती है। स्कूल के दरवाजे बंद थे, इसलिए वो गोलियां बरसाते हुए शीशे के गेट को तोड़ देती है और वीडियो में हमला स्कूल के अंदर हथियार लेकर घूमती हुई दिख रही है। पुलिस ने बताया कि ऑड्रे हेल के पास 3 हथियार थे, जिसमें एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी। 2 हथियारों का लाइसेंस भी उसके पास से मिला। हालांकि पुलिस ने अभी तक यह नहीं बताया कि हमलावर ने फायरिंग की क्यों। हमलावर ने पूरी प्लानिंग के साथ यह हमला किया था। पुलिस के मुताबिक हमलावर स्कूल की पुरानी स्टूडेंट थी और स्कूल को लेकर कोई ऐसी बात थी जिससे वो चिड़ी हुई थी। तो तुम पहले अपना देश संभालो अमेरिका। हमारे यहां क्या चल रहा है इस पे तुम्हारे नजर की जरूरत नहीं है। अमेरिका में इस गन कल्चर के सामने जो बाइडेन लाचार है। तुम अपने राष्ट्रपति को पहले थोड़ा मजबूत बनाओ, फिर हमारे यहां के लोकतंत्र की मजबूती और कमजोरी का टेस्ट करना। जो बाइडेन कह रहे हैं कि हमें गन कल्चर को रोकने के लिए ज्यादा जोर लगाना होगा। कब लगाओगे बॉस?
जो बाइडेन ने कहा कि ये गन कल्चर हमारे समुदायों को नुकसान पहुंचा रहा है, यह अब पता चल रहा है। देश की आत्मा को चीर रहा है, चीर नहीं रहा सर, चीर चीर के चिथड़े चिथड़े कर चुका है देश की आत्मा को। पहली घटना नहीं है ये। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो एक बार फिर संसद से अपील करते हैं कि वो उनके गन कंट्रोल लॉ को पास करें। एक गन कंट्रोल लॉ तुमसे पास नहीं हो रहा, और भारत में क्या हो रहा है ये नजर रख रहे हैं। अमेरिका में गन कल्चर कैसे लोगों की जान ले रहा है आप सुनिए। हर दिन औसत 2 मास शूटिंग के केस आते हैं, हर दिन औसतन 54 मौतें हो रही हैं इस गन कल्चर की वजह से। हर साल औसतन 20,000 मौत होती है, और बच्चों की मौत या घायल होने के 3 केस हर दिन आते हैं इस अमेरिका में। अमेरिका में बच्चों की मौत की सबसे मुख्य वजहों में पहले नंबर पर ऐसी फायरिंग है। तो तुम पहले अपनी फायरिंग रोको, हमारे यहां के लोगों को कवर फायर मत दो। अमेरिका के लिए बेहतर यही है कि वो अपना देश संभाले। राहुल गांधी के केस पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। उधर राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस अब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोल दी है। कांग्रेस लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है। यह अलग ही लेवल पे चल रहे हैं लोग। इसके लिए वो बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ चर्चा कर रही है कि हम ओम बिड़ला के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा स्पीकर ने पक्षपाती रवैया अपनाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस इस बात को हाईलाइट करना चाहती है कि राहुल गांधी पर कितनी तेजी से एक्शन, जबकि मैंने अभी आपको 2 दिन पहले पाठशाला में बताया था कि जिस तेजी से सब पर एक्शन होता है उसी तेजी से राहुल गांधी पर हुआ। सजा होने के अगले ही दिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। यह कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि तेजी है। कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि तेजी कार्रवाई इतनी ही तेजी से होती है, वो स्लो चलते हैं। उनको यह समझने में कि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहिए, इसमें आपको 5 दिन लग गए। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। यह संख्या बल विपक्ष के पास है, लेकिन दिक्कत यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए यह जरूरी है कि सदन की कार्रवाई चले, और मौजूदा हालात में इसके आसार बहुत कम है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए हुए आज 5वां दिन है। शुक्रवार को सदस्यता गई थी। कांग्रेस को अब याद आ रहा है कि उसे स्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। जैसे कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस की एक नेता हैं, उनको अब याद आ रहा है कि मोदी जी ने कभी उनका अपमान कर दिया था रामायण वाले बयान में, तो उनको अब मानहानि का केस करना चाहिए। या जैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहिए। ये समझने में कांग्रेस को 36 दिन लग गए। बॉस, आप स्लो चल रहे हो, देश में कार्रवाई स्लो नहीं चल रही। कांग्रेस और राहुल गांधी की हालत इस वक्त यह है कि ये छोटी सी बात पर भी हर किसी से उलझ जा रहे हैं और उल्टा अपना नुकसान कर रहे हैं। पहले सूरत कोर्ट में माफी न मांगकर केस में उलझे, जिससे राहुल गांधी को सजा हुई, फिर सदस्यता गई, फिर बंगला गया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामान्य से सवाल पर पत्रकार से उलझ गए, पत्रकार के लिए हवा निकाल दी जैसी बातें करने लगे। बार बार सावरकर का नाम लेकर विपक्ष में शिवसेना जैसे साथियों को नाराज कर दिया। वो कांग्रेस को अलग वार्निंग दे रहे हैं। अब जब कांग्रेस से यह सवाल किया जा रहा है कि राहुल गांधी के केस में अपील करने में देरी क्यों हो रही है, लीगल टीम क्या कर रही है, तो इस पर भी कांग्रेस भड़की हुई कि उनकी लीगल टीम पर सवाल ना उठाए जाए। और लीगल टीम पर सवाल उठाना इस मामले को भटकाने जैसा है, क्योंकि यह केस पहले से ही फिक्स था। यानी कांग्रेस अब सीधे सीधे कोर्ट पर सवाल उठा रही है। सुनिए कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश ने आज क्या कहा। एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है राहुल गांधी जी के लीगल टीम की कमियों के बारे में, मैं सीधा आपको जवाब दूंगा। ये बीजेपी का बहाना है। ये सारा डिस्क्वालिफिकेशन एक मैच फिक्सिंग था। इस मैच फिक्सिंग से ध्यान हटाने के लिए लीगल टीम की खामियां बात हो रही है, और बड़े बड़े वरिष्ठ नेता राज्यसभा में और लोकसभा में ये बात फैला रहे हैं कि डिले होगा, कुछ कमियां थी, जानबूझकर के किया गया। ये बिल्कुल बकवास है, और ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये साफ है। और मैंने आपको क्रोनोलॉजी समझाया था। 7 तारीख को भाषण होता है, 16 तारीख को ब्राह्मण मोड़ी अपने स्टे विड्रॉ करते हैं हाईकोर्ट से, 27 फरवरी को आर्ग्यूमेंट शुरू होता है, 17 मार्च को जजमेंट रिजर्व होता है, 23 मार्च को डिस्क्वालीफाई होते हैं। ये तो बिल्कुल साफ है मैच फिक्सिंग। इतनी क्रोनोलॉजी जयराम रमेश ने समझा दी
ये नहीं समझाया कि क्या इस क्रोनोलॉजी को बनाने वाले को भविष्य दिख रहा था। उसे यह पता था कि फरवरी में राहुल गांधी भाषण देंगे, फिर जब वो विदेश जाएंगे तो कुछ ऐसी बात कर देंगे जिस पर मार्च में सदन के अंदर हंगामा होगा और राहुल गांधी फिर से बोलने की इच्छा जताएंगे और तब उन्हें रोकने की नौबत आएगी, इसलिए जो है डिस्क्वालीफाई कर। इतना बड़ा पंडित कौन बैठा है बीजेपी में भाई, जो पूरा भविष्य देख ले रहा है। अच्छा, मैंने आपको कल ही बताया था कि राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस ने अभी तक अपील नहीं की, जबकि जजमेंट पिछले गुरुवार को आया था। दरअसल अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर पूरे विपक्ष को राहुल गांधी के पीछे खड़ा दिखाना चाहती है, जिससे 2024 का चुनाव राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी हो सके। इसी उत्साह में कांग्रेस ने आज पूरे महीने प्रदर्शन का प्लान भी जारी कर दिया। आज शाम को कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन कर इसकी शुरुआत की। शाम में प्रदर्शन किए लोग। कांग्रेस का दावा है कि कल विपक्ष की जो बैठक हुई उसमें 19 पार्टियों ने कांग्रेस का साथ देने का भरोसा दिया, जिसमें शिवसेना भी शामिल है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी सरकारी बंगला छिन जाने से परेशान नहीं है। बैठक में राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं से कहा कि ये उनको बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई। लेकिन आप सोचिए कि जिस मामले को कांग्रेस इतना बड़ा मामला बनाने में जुटी है और ऐसा जता रही है कि राहुल गांधी पर तो बहुत बड़ा अत्याचार हो गया, उस मामले में कांग्रेस के ही बड़े नेता और बड़े वकील सलमान खुर्शीद ये मांग कर चल रहे हैं कि राहुल गांधी को जल्दी ही उनकी संसद सदस्यता फिर से मिल जाएगी। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से राहुल गांधी बहुत जल्द संसद में वापस आएंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा कि लीगल प्रक्रिया में कुछ दिन लगेंगे। उन्होंने कहा कि ये कब होगा, किस रफ्तार से होगा, वो ये नहीं बता सकते, लेकिन बताया कि कांग्रेस के पास एक टीम है जो इस मुद्दे को देख रही है। उम्मीद है कि जल्दी ही बाधाएं दूर हो जाएंगी। अरे तो बाधाएं दूर होगी तो बाधाएं दूर करने पर भी फोकस कीजिए ना। संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, इस पे ज्यादा फोकस है। जब सलमान खुर्शीद जैसे बड़े वकील कॉन्फिडेंट हैं कि राहुल गांधी को कानूनी तरीके से फिर से सदस्यता मिल जाएगी, फिर कांग्रेस इस केस को इतना बड़ा मामला क्यों बना रही है? लेकिन कांग्रेस अपनी लीडरशिप में विपक्ष को एकजुट करने के लिए हर मुद्दे को आजमा रही है। एक मुद्दा राहुल गांधी, एक मुद्दा ईडी सीबीआई। लेकिन इन दोनों मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा इशारा कर दिया, जिससे कांग्रेस और विपक्ष की टेंशन और बढ़ गई होगी। एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा है, आपसे बस थोड़ी देर पहले वो सुनिए, फिर बताऊंगा कि कैसे ये विपक्ष की टेंशन बढ़ाने वाला बयान है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। देश की जनता आज देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी। ईडी को लेकर कुछ दिन पहले विपक्ष ने एक मार्च भी निकाला था। कुछ दिन पहले सीबीआई ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाकर विपक्ष की 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है। कुल मिलाकर पीएम मोदी पर दबाव बनाने की चौतरफा कोशिश हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज ईडी सीबीआई का पूरा हिसाब किताब सामने रखा और यह साफ कर दिया कि कोई कुछ भी कर ले, भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी का एक्शन नहीं रुकेगा तो नहीं रुकेगा। सुनिए पीएम क्या बोल रहे हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कांग्रेस की सरकार में यानी साल 2004 से 2014 के बीच
5,000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जब्त की गई थी। 5,000 करोड़। इसी एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इस एक्ट के तहत पहले के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 15 गुना ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई से खुश है? आपकी यही जानकारी है ना? मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत। आज हर देशवासी समझता है भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे। वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा, न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसाब किताब तो दिया ही कि कार्रवाई ऐसे हवा में नहीं हो रही, साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं रुकने वाली। यानी काला कुर्ता पहन के प्रदर्शन कीजिए या सफेद पैंट शर्ट पहन के प्रदर्शन कीजिए, कार्रवाई तो चलती रहेगी बॉस।